रिस्पॉन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला जो रिस्पॉन्स है वो हमारा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में है। इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एक्सोजीनस पार्टिकल जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। एक्सोजीनस पार्टिकल में कैसा होता है? एक्सोजीनस पार्टिकल में क्या होता है कि हमारे पास वो पार्टिकल जो आउटसाइड द बॉडी से आए, ये उनसे कंसल्टेड है। तो आउटसाइड द बॉडी से जो पार्टिकल आते हैं, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ, हमारे पास आउटसाइड द बॉडी से बैक्टीरिया आ रहा है। जो ही आपकी आउटसाइड द बॉडी से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। बैक्टीरिया कहाँ आ जाता है? बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पहुंचने के साथ ही वो वहाँ पर जाएगा इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जाएगा और इनसाइड द सेल जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेल के अंदर एक चीज़ होती है, उसका नाम है फेगोसोम। जो ही बैक्टीरिया आएगा फेगोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। फेगोसोम की फॉर्मेशन होने के साथ साथ फेगोसोम जो बन जाएगा, बैक्टीरिया जो इन्विजिनेशन हो गई है बैक्टीरिया की इनसाइड द सेल और वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बने जिसे फेगोसोम कहते हैं, वो फेगोसोम विल गेट engulfed by the lysosome। ये फेगोसोम हमारे पास लाइसोसोम से engulfed होगा और इस लाइसोसोम में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम आते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आते हैं। अभी वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया जो बाबा जी है बैक्टीरिया का छोटा सा, वो से फेगोसोम में कन्वर्ट हुआ और लाइसोसाइम एंजाइम की वजह से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास स्मॉल पार्टिकल में। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल। ये हमारे पास स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्मॉल पार्टिकल जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम या कहते हैं एंडोसोम या आप इसे कहते हैं फेगोलाइसोसोम। आप इसे या एंडोसोम कहते हैं या फेगोलाइसोसोम कहते हैं, जिससे स्मॉल पार्टिकल जो कम बन गए। तो यहाँ पर याद रखना है, जो ही एंडोसोम और फेगोलाइसोसोम बना, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हमारे पास कहाँ जाएगा? ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उधर तक चला जाएगा। अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपने याद रखा है कि वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दूसरे में CD8 सेल में हमारे पास क्या थे? MHC थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास MHC2 होंगे। MHC2 हमारे पास कहाँ पर होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। अभी जो ये फेगोलाइसोसोम इसके अंदर पहुँचा है, इसके साथ हमारे पास MHC2 कि हमारे पास इस पे क्या हो गई है? एक्सप्रेशन हो गई है। MHC2 जो है हमारे पास इस पर एक्सप्रेस हो गए हैं। तो जो ही MHC2 इस पर एक्सप्रेस हो गए हैं, उसके एक्सप्रेस होने के बाद ही जो ही ये यहाँ से निकलेंगे, इट वुड बी कैच बाय, ये पार्टिकल वुड बी कैच बाय कौन सा सेल? CD4 T सेल। CD4 T सेल इसे कैच करेगा। CD4 T सेल की वही कहानी है कि यहाँ पर भी इस पर एक रिसेप्टर होगा जिसका नाम T सेल रिसेप्टर है और इसके अंदर एक न्यूक्लियाई के अंदर एक कम्प्लेक्स होगा जिसे हम कहते हैं CD3 कम्प्लेक्स, वो इसके अंदर मौजूद हो। CD4 सेल ने इससे क्या किया? CD4 सेल के ऊपर अटैच हुआ T सेल रिसेप्टर पे और यहाँ तक जो कहानी चल रही थी, ये कौन सा रिस्पॉन्स था? ये फर्स्ट सिग्नल रिस्पॉन्स था। यहाँ तक आपका फर्स्ट सिग्नल रिस्पॉन्स हो गया। जो ही यहाँ पर इसे पहुँचे T सेल रिसेप्टर पे और CD3 पर पहुँचने के बाद फर्स्ट सेल रिस्पॉन्स तो ख़त्म हो गया। तो CD4 यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालेगा? रिलीज़ करे। CD4 विल रिलीज़ CD28। CD4 हमारे पास CD28 सीक्रेट करेगा और रिलीज कर, और इसके साथ साथ CD4 हमारे पास क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट बी सेल। ये हमारे पास बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और जो बी सेल एक्टिवेट हुए वो फिर बी सेल फिर फर्दर आगे जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। अब देखें, यहाँ पर CD28 रिलीज़ हुआ है और यहाँ पर इसके साथ साथ ही बी सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है और बी सेल हमारे पास मैक्रोफेजेस रिलीज़ कर रहे हैं, एक्टिवेट करें। अब मैक्रोफेजेस जो ही एक्टिवेट हुए तो मैक्रोफेजेस से दो कंडीशन में, हर कंडीशन में अपने अपने सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। या तो मैक्रोफेजेस में हमारे पास B7 रिलीज़ होंगे इससे, या तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ होगा। अभी देखें, कहानी सुने।
मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुआ, इसे या तो B7 रिलीज हो रहा है या इंटरल्यूकिन 2 रिलीज हो रहा है, लेकिन रिलीज CD28 इधर से भी हो रहा है। अभी अगर कंडीशन में हमारे पास CD28 रिलीज हो रहा है डायरेक्ट CD28, या हमारे पास B7 रिलीज हो रहा है, तो दिस विल एक्टिवेट CD4 T helper 2 सेल। ये हमारे पास CD4 T helper 2 सेल रिलीज करेगा सेकंड सिग्नल में। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरल्यूकिन 12 रिलीज हो रहा है, दिस विल एक्टिवेट CD4 T helper 1 सेल। तो ये हमारे पास 1 सेल सीक्रेट करेगा और दूसरे जो है हमारे पास क्या एक्टिवेट करेगा, 2 सेल एक्टिवेट कर। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई है। यहाँ तक आपको पता चलना चाहिए कि CD4 T helper 2 सेल कब सीक्रेट होगा और T helper 1 सेल कब रिलीज होगा, तो वो कौन सा सिग्नल में। अगर मैक्रोफेजेस से B7 और साथ साथ इसका CD28 अगर मिल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो CD helper 2 सेल सीक्रेट होगा। अगर हमारे पास सिर्फ इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हो रहा है, तो CD helper 1 सेल हमारे पास रिलीज हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं CD4 T सेल की, मैं अगर बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए CD4 T सेल हमारे पास दो किस्म का होता है। एक का नाम है T helper 1 सेल और दूसरे का नाम है T helper 2 सेल। तो देखिए एक्टिवेशन का तरीका तो मैं बता दिया मैंने। T1 सेल जो है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, T helper 1 सेल इसके गिर्द क्या बना देता है, इसके गिर्द हमारे पास इस इन्फेक्शन गिर्द ये हमारे पास वाल बना देता है, दीवार बना देता है। ये वाल और दीवार बना देता है T helper 1 सेल, जबकि T helper 2 सेल हमारे पास ये नहीं बनाता है। इट विल अराउंड एग्जाम्पल में अगर बात करूँ, तो एग्जाम्पल में हमारे पास TB आती है, तो TB में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में हमारे पास जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, वो ग्रेनुलोमा इस T helper 1 सेल से इस कंडीशन में इस तरह बनती है। T helper 2 सेल की मैं बात करूँ, अगर T helper 2 सेल आपका एक्टिवेट हो रहा है इससे, तो ये T helper 2 सेल फिर फर्दर B सेल की एक्टिवेशन करेगा और B सेल को एक्टिवेट करने के बाद B सेल प्लाज्मा बनाएगा और प्लाज्मा हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, जो फिर फर्दर आगे रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ तक आपको इतना पता होना चाहिए कि MHC2 रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है। एक्सोजिनस पार्टिकल आया आउटसाइड से, इनसाइड द बॉडी गया, तो वहाँ पर हमारे पास फेगोसोम बनेगा, उसकी इंगल्फेंट हुई लाइसोसोम से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हुई ब्रेक हुई और जो इंगल्फेंट तो उससे फेगोलाइसोसोम एंडोसोम बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होकर MHC की एक्सप्रेशन हुई। वहाँ पर एक्सप्रेशन होने के बाद CD4 T सेल ने रिसेप्टर होते T सेल रिसेप्टर या CD3 इसके अंदर मौजूद है। T सेल रिसेप्टर से ये रिसीव्ड हुआ, परसीव हुआ, और जो भी पार्टिकल है, अभी जो भी पार्टिकल उसके मुताबिक अगर उससे ग्रेनुलोमा बनाना है तो क्या बनेगा, T helper 1 बनेगा। अगर उससे डायरेक्ट एंटीबॉडी सीक्रेट करवाएं तो T helper 2 बनेगा। तो यहाँ पर CD8 और B7 अगर रिलीज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, T helper 2 बनाएंगे। अगर इंटरल्यूकिन 12 सिर्फ रिलीज हो रहा है, तो इट विल फॉर्म T helper 1 डायरेक्ट और डायरेक्ट, T helper 1 हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इट विल एक्टिवेट व्हाट, इट विल एक्टिवेट ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ वॉल बनाएंगे। और T helper 2 की मैं अगर बात करूं, तो इट विल फॉर्म B सेल एक्टिवेशन और प्लाज्मा और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन करेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं MHC1 और MHC2 के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं, और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो इसे बना रहे हैं, उनकी कमी की वजह से हमारे पास कौन सी बीमारियां आती हैं और वो कौन कौन से जेनेटिकल चेंजेस आती हैं जिससे हमारे पास फर्दर फ्यूचर में ऑटोइम्यून डिजीज़ आती है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।